Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is WWF and UNEP report on human wildlife conflict. तो WWF और UNEP का रिपोर्ट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम इसके बारे में जानेंगे. A report titled A Future for All, The Need for Human Wildlife Coexistence was recently released by Worldwide Fund for Nature WWF and UN Environment Program UNEP. एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है A Future for All, The Need for Human Wildlife Coexistence. इसको रिलीज किया गया है अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा. ये जो रिपोर्ट है इसके हाईलाइट को हम समझेंगे. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज वन ऑफ द मेन थ्रेट टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज. जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमन और एनिमल के बीच में, ये एक मेन थ्रेट बन गया है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को लेकर कुछ वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज के लिए. ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड किलिंग अफेक्ट मोर देन 75% of the world wild cat species. It also affects polar bear and Mediterranean monk seals as well as large herbivores such as elephant. जो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट हो रिलेटेड किलिंग हो रहा है ये अफेक्ट कर रहा है मोर देन 75% वर्ल्ड के वाइल्ड कैट के स्पीसीज को. आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज नंबर पे ये अफेक्ट करता है पोलर बियर को, मेडिटेरेनियन मॉन्क सील को और साथ साथ हार्बीवोरस जैसे कि एलिफेंट को भी. ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है फॉलन एन एवरेज ऑफ 68% सिंस 1970. और जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो गिरा है एवरेज 68% सिंस 1970 से. आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज डिक्लाइन हुआ है. इंडियन सिनेरियो क्या है इसमें, तो ओवर 500 एलिफेंट वेर किल्ड बिटवीन 2014-15 एंड 2018-19 मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. ओवर 500 एलिफेंट जो है किल्ड हो गए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 2014-15 और 2018-19 के दौरान. आप समझ सकते होंगे. ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2361 पीपल वेयर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एलिफेंट. और सेम पीरियड में 2361 पीपल किल्ड हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण एलिफेंट के साथ. आप समझ सकते हैं कितना इंसान का भी किलिंग हुआ है इस कारण. India will be most affected by human wildlife conflict because it had the world's second largest human population as well as largest population of tiger, Asian elephant, one-horned rhinoceros, Atlantic lion and other species. और इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन भी है और साथ साथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे टाइगर, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, एशियाटिक लायन एंड अदर स्पीशीज का. तो इस कारण क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस कारण नुकसान भी ज्यादा होता है. क्या करने की आवश्यकता है, तो कंप्लीटली इरेडिकेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल बट वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस टू मैनेज इट कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड लीड टू अ फॉर्म ऑफ को एक्जिस्टेंस बिटवीन पीपल एंड एनिमल. कंप्लीटली इरेडिकेट करते हम इसको कहे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये पॉसिबल अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन एक वेल प्लान इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया जाए तो इसको मैनेज किया जा सकता है, बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. एक को एक्जिस्टेंस तैयार करना होगा हमें ताकि पीपल और एनिमल जो है एक साथ को एग्जिस्ट कर सके. इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सोनितपुर मॉडल को हम कंसीडर कर सकते हैं. तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका आसाम में, तो डिस्ट्रक्शन किया गया था फॉरेस्ट में, इसके कारण फोर्स हुए थे एलिफेंट के वो रेड करे क्रॉप्स को. इसके कारण बहुत सारा डेथ हुआ था दोनों ही एलिफेंट और ह्यूमन का. इसके रिस्पांस में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया है उसने डेवलप किया सोनितपुर मॉडल को 2003-2004 के दौरान, जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स जो थे उसको कनेक्ट किया गया था स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ. उनको ट्रेनिंग दिया गया था कि वो काम करे उनके साथ मिलकर ड्राइव करे एलिफेंट को अपने क्रॉप से दूसरी तरफ सेफली. वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड ए लो कॉस्ट सिंगल स्टैंड नॉन लिथल इलेक्ट्रिक फेंस टू ईज द गार्डिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम एलिफेंट. और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया है उसने डेवलप किया था एक लो कॉस्ट सिंगल स्टैंड नॉन लिथल इलेक्ट्रिक फेंस को ताकि वो आसानी से गार्ड कर सके क्रॉप्स को एलिफेंट से. आफ्टर व्हाट क्रॉप लॉस हैड ड्रॉप टू 0 फॉर 4 years रनिंग, ह्यूमन एंड एलिफेंट डेथ ऑल्सो रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली. और उसके बाद क्या हुआ, जो क्रॉप का लॉस हो रहा था वो गिर के 0 हो गया 4 साल में और ह्यूमन और एलिफेंट का जो डेथ था वो भी काफी कम हुआ. Advisory for Management of Human Wildlife Conflict approved by Standing Committee of National Board of Wildlife. तो एडवाइजरी है मैनेज करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जिसको कि अप्रूव किया गया है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा. तो empower ग्राम पंचायत इन डीलिंग विद द प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कि empower किया जाए ग्राम पंचायत को कि वो डील करे प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार. यूटिलाइज एड ऑन कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप कंपनसेशन अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. और यूटिलाइज करने की आवश्यकता है एड ऑन कवरेज को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रॉप को कंपनसेट करने के लिए अगर कोई क्रॉप डैमेज होता है तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण.
एगमेंट फॉडर एंड वाटर सोर्सेज विद इन द फॉरेस्ट एरिया। ऑगमेंट करने की आवश्यकता है फॉडर और वाटर सोर्सेज को फॉरेस्ट एरिया के पास ही। उससे क्या होगा, जब फॉडर और वाटर उनको वहीं मिल जाएगा तो उनको फॉरेस्ट से बाहर आने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो अदर मेजर्स है, तो द एडवाइजरी प्रिस्क्राइब इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी एट लोकल स्टेट लेवल, एडॉप्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, creation of barrier, dedicated circle wise control room with toll free hotline number which could be operated on 24/7 basis। एडवाइजरी प्रिस्क्राइब करा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी होना चाहिए लोकल स्टेट लेवल पे, एडॉप्ट करने की आवश्यकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम को, क्रिएट करना होगा बैरियर्स को, और एक डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम होना चाहिए टोल फ्री हॉटलाइन नंबर के साथ जो कि ऑपरेशनल हो 24/7 बेसिस में, ताकि वो मदद कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GRAP, तो इसको पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो हम जानेंगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। Fearing any surge in coronavirus cases in the national capital, which is witnessing a decline in case of infection, the Delhi government has chalked out the graded response action plan। डरते हुए कि फिर से सर्ज ना हो जाए कोरोना वायरस का केस नेशनल कैपिटल पे, जहां पे देखा जा रहा है अभी डिक्लाइन केस में इन्फेक्शन का, दिल्ली गवर्नमेंट ने चॉक किया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या? इन 2014 व्हेन ए स्टडी बाय द WHO फाउंड दैट दिल्ली वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पैनिक स्प्रेड इन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 2014 में जब एक स्टडी किया गया था WHO के द्वारा, इसमें पाया गया था कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड का, तो एक पैनिक क्रिएट हो गया था सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास। Approved by the Supreme Court in 2016, the plan was formulated after several meetings that the Environment Pollution Prevention and Control Authority held with state government and experts। और अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में, एक प्लान को तैयार किया गया था बहुत सारे मीटिंग के बाद। एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो हेल्ड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और एक्सपर्ट के द्वारा। द रिजल्ट वाज ए प्लान दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स टू बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी डिटोरिएट। और रिजल्ट क्या हुआ, एक प्लान तैयार किया गया इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स लेने के लिए, जो कि लिया जाएगा जब भी एयर क्वालिटी डिटोरिएट करेगा। तो GRAP ऑल्सो वर्क एज एन इमरजेंसी मेजर्स। और ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये वर्क करता है एक इमरजेंसी मेजर्स के तौर पे। It includes strict measures such as ban on entry of heavy vehicle or even road rationing restriction and halt of construction work, each of which is likely to be impractical at a time when the pandemic has exacted heavy economic cost and public transport has been seen as an infection risk। ये जो है इसमें स्ट्रिक्ट मेजर लिया जाता है, जैसे कि बैन किया जाएगा एंट्री पे हैवी व्हीकल का, और इवन रोड रोटेशनल रिस्ट्रिक्शन, हॉल्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क को भी, ताकि जो कि इम्प्रैक्टिकल है उस समय पे जब पेंडेमिक जो है एग्जेक्ट कर रहा है, इससे हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी, और साथ साथ इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है। कोविड पर्पज के लिए ये क्या है डिसाइड किया गया है कि नोटिफाइड किया जाएगा GRAP को, जो कि ऑब्जेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली इंश्योर करेगा कि इंस्टीट्यूशनल एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स लिया जाए, ध्यान में रखते हुए इन्फोर्समेंट मेजर्स को और लॉकडाउन को, अनलॉक एक्टिविटी को। The plan was prepared in comparison with SN data of the 4 waves as a specific positive rate of 0.5, 1, 2 and 5% and also consider on the basis of earlier 4 wave। इस प्लान को तैयार किया गया है कंपैरिजन करते हुए SN डाटा के द्वारा, जो 4 वेव का है, स्पेसिफिक पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए 0.5%, 1%, 2%, 5% का, और इसको कंसीडर किया गया है बेसिस तैयार करने के लिए अर्लियर 4 वेव्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो डेलिमिटेशन की बात कही गई है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, हम इसको समझेंगे कि है क्या, इसका टाइमलाइन क्या था, सब कुछ। The Jammu and Kashmir Delimitation Commission has said that it will base its final report on the 2011 census and will also take into account the topography, difficult terrain, means of communication and convenience available for the ongoing delimitation exercise। जम्मू एंड कश्मीर के जो डेलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने कहा है कि वो जो अपना फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे 2011 के सेंसस के अनुसार, जिसमें वो टोपोग्राफी, डिफिकल्ट टेरेन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस अवेलेबल जो है ऑनगोइंग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए, इस सबको कंसीडर करेंगे। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर टाइमलाइन, जो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको हम समझेंगे स्टार्टिंग से अभी तक का। तो जो पहला डेलिमिटेशन एक्सरसाइज था इसको कार्व आउट किया गया था 25 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के साथ उस स्टेट का, और कैरी किया गया था डेलिमिटेशन कमिटी के द्वारा 1951 के समय में ही। द फर्स्ट फुल फ्लेज डेलिमिटेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1981 एंड इट सबमिटेड इट रिकमेंडेशन इन 1995 ऑन द बेसिस ऑफ 1981 सेंसस। सिंस देन देयर हैज बीन नो डेलिमिटेशन। और जो पहला पूरी तरीके से फ्लेज डेलिमिटेशन कमीशन जो था उसको बनाया गया था
था 1981 में, और उसने सबमिट किया था अपने रिकमेंडेशन को 1995 में, जो 1981 का सेंसस था उसके ऊपर ये बेस्ड था। उसके बाद से अभी तक कोई भी डेलिमिटेशन नहीं हुआ है। इन 2020 द डेलिमिटेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन to carry out the exercise on the basis of 2011 census with a mandate to add 7 more seats to the union territory and grant reservation to SC and ST communities. 2020 में डेलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया ताकि वो कैरी कर सके एक्सरसाइज को 2011 के सेंसस के अनुसार, जिसमें मैंडेट किया गया था कि ऐड किया जाए 7 मोर सीट को यूनियन टेरिटरीज के लिए और ग्रांट किया जाए रिजर्वेशन को SC ST कम्युनिटी के लिए। Now the total number of seats in Jammu and Kashmir will be raised to 90 from the previous 83. This is apart from 24 seats which were reserved for areas of POK and have been kept vacant in the assembly. अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट है जम्मू एंड कश्मीर का वो 90 हो गया है बढ़ के, प्रीवियस 83 था, अभी 7 इंक्रीज किया गया है। ये पार्ट जो है अपार्ट है, मतलब 24 सीट और है जो कि रिजर्व है एरिया के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, और जिसको कि अभी भी वैकेंट रखा गया है असेंबली पे। What is delimitation and why it is needed? क्या है delimitation और क्यों इसकी आवश्यकता है? The Delimitation Commission for Jammu and Kashmir was constituted by the Centre on March 6 last year to redraw Lok Sabha and Assembly constituency of the Union Territory in accordance with the provision of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which bifurcated the state into Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. जो डेलिमिटेशन कमीशन है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको कि गठित किया गया था सेंटर के द्वारा मार्च 6 को लास्ट ईयर को, ये रिड्रॉ कर रहा है लोकसभा को और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को यूनियन टेरिटरी का ध्यान में रखते हुए जो प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, जिसने बाइफरकेट किया था स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी पे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। Delimitation literally means the process of fixing limit or boundaries of territorial constituency in a state that has legislative body. डेलिमिटेशन का लिटरली मतलब ये होता है कि इसमें फिक्स किया जाता है लिमिट या बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के लिए स्टेट में जिसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है। डेलिमिटेशन इज अंडरटेकन बाय ए हाईली पावरफुल कमीशन, दे आर फॉर्मली नोन एज डेलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। और जो डेलिमिटेशन है इसको किया जाता है हाईली पावरफुल कमीशन के द्वारा, जिसको कि हम डेलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। This body are so powerful that its order have the force of law and they cannot be challenged before any court. ये जो बॉडी होता है वो इतना पावरफुल है कि इसका जो ऑर्डर है वो फोर्स ऑफ लॉ की तरह देखा जाता है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। क्या कंपोजिशन है इस कमीशन का? अकॉर्डिंग टू द डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, द डेलिमिटेशन कमीशन विल हैव 3 मेंबर। जो डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 का, उसके अनुसार डेलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर होंगे। एक तो सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि चेयरपर्सन होंगे। दूसरा इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जिनको कि नॉमिनेट किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, वो होंगे। और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है डेलिमिटेशन कमीशन के लिए? तो अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट द डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जो आर्टिकल 82 है उसके अनुसार जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करते हैं डेलिमिटेशन एक्ट को हर एक सेंसस के बाद। Under Article 170, state also get divided into territorial constituency as per delimitation act after every census. और जो आर्टिकल 170 है इसके अनुसार स्टेट जो है वो डिवाइड किए जाते हैं टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी पे डेलिमिटेशन एक्ट के अनुसार हर एक सेंसस के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीका वायरस, तो हम जानेंगे जीका वायरस के बारे में। Alarmed by cases of Zika virus in neighboring Kerala, Karnataka has issued guidelines to prevent the spread of the disease in the state. जो अभी केसेस पाए गए हैं जीका वायरस के नेबरिंग केरला कर्नाटका पे, इसके कारण इश्यू किया गया है गाइडलाइंस को ताकि रोका जा सके इसके स्प्रेड को डिजीज का। हाउ डज द जीका वायरस स्प्रेड? ये जो जीका वायरस है ये कैसे स्प्रेड करता है? द जीका वायरस इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो फ्रॉम द एडिस जीनस, मेनली एडिस एजिप्टी. The Aedes mosquito also spread dengue, chikungunya, yellow fever. They usually bite during the daytime, mostly during the early morning or later afternoon. जो जीका वायरस है वो प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन के कारण मॉस्किटो के, जो कि एडिस जेनिस के कारण होता है, जिसमें मेनली एडिस एजिप्टी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो एडिस मॉस्किटो है वो स्प्रेड करता है डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर को भी। ये जो है यूजुअली बाइट करते हैं डे टाइम के दौरान, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग या लेटर आफ्टरनून के समय पे करते हैं। तो जो जीका वायरस है वो भी एडिस एजिप्टी के कारण होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, येलो फीवर भी होता है। Apart from mosquito, an infected person can also spread the virus. The virus can be transmitted from a pregnant woman to the fetus through sexual contact, transfusion of blood and blood product and organ transplantation. ये जो मॉस्किटो के बाइट के कारण होता है ये डिजीज जीका वायरस, उसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है इस वायरस को। ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन से फीटस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के कारण, ब्लड प्रोडक्ट के कारण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण भी। द वायरस वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड इन युगांडा इन
1947 in monkey. It was later identified in human in 1952 in Uganda and the United Republic of Tanzania. ये जो वायरस था इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 में मॉन्की पे। बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये ह्यूमन को भी होता है, 1952 में युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया में। सिम्टम्स क्या है जीका वायरस के? तो जो सिम्टम्स है जीका वायरस के, इसमें माइल्ड से आपको सीवियर फीवर हो सकता है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। जनरली जो सिम्टम्स है उसमें फीवर, रैश, कॉन्जक्टिवाइटिस, मसल और जॉइंट पेन, मैलाइस या हेडेक होते हैं। ये आपको 2 से 7 डेज तक के लिए हो सकता है और ज्यादातर जो इन्फेक्टेड पीपल है वो नहीं डेवलप करते हैं कोई भी सिम्टम्स को, तो ये खतरनाक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द जीका वायरस हैज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन। WHO advises the consumption of a lot of fluid along with pain and fever medicine for a speedy recovery। जो WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीका वायरस का अभी कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। WHO एडवाइस करता है कि कंज्यूम करने की जरूरत है लॉट ऑफ फ्लूइड को, पेन किलर की और फीवर मेडिसिन लेने की जरूरत है अगर स्पीडी रिकवरी चाहते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, IILB। PIB का न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के बारे में। द GIS इनेबल लैंड बैंक इज गेनिंग इमेंसली पॉपुलैरिटी। जो GIS इनेबल लैंड बैंक है वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है कुछ समय से। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक इज अ GIS बेस्ड पोर्टल विद ऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज कनेक्टिविटी, इंफ्रा, नेचुरल रिसोर्स एंड टेरेन, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन ऑन वैकेंट प्लॉट, लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ये एक GIS बेस्ड पोर्टल है जिसमें सारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि कनेक्टिविटी, इंफ्रा, नेचुरल रिसोर्स, टेरेन, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन ऑन वैकेंट प्लॉट, लाइन ऑफ एक्टिविटी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2020। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2020 पे। करेंटली द IILB हैज अप्रोक्सीमेटली 4000 इंडस्ट्रियल पार्क मैप अक्रॉस द एरिया ऑफ 5.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, सर्विंग एज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्वेस्टर स्काउटिंग फॉर लैंड रिमोटली। और अभी जो है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ये अप्रोक्सीमेटली 4000 इंडस्ट्रियल पार्क को मैप किया हुआ है जो कि अक्रॉस 5.5 लाख हेक्टेयर पे फैले हुए हैं। ये सर्व कर रहा है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पे इन्वेस्टर के लिए जो कि स्काउट कर रहा है लैंड को रिमोटली। द सिस्टम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद इंडस्ट्री बेस्ड GIS सिस्टम ऑफ 17 स्टेट to have detail on the portal updated on a real time basis and will achieve pan India integration by December 2021। ये जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया गया है इंडस्ट्री बेस्ड GIS सिस्टम के साथ 17 स्टेट का। इसमें डिटेल्स है पोर्टल पर जिसको कि अपडेट किया जाता है रियल टाइम बेसिस में और इसको अचीव किया जाएगा पैन इंडिया लेवल पे दिसंबर 2021 तक। प्रीवियस क्वार्टर जो था अप्रैल से जून 2021 का, तो जो टोटल यूजर्स थे वो 13,610 थे जिसमें 12,996 जो थे वो यूनिक यूजर थे। जो टोटल पेज व्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DB जेनवॉक। तो हम जानेंगे DB जेनवॉक के बारे में। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट डाटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएंट ऑफ ओरल कैंसर। तो जो DB जेनवॉक है ये वर्ल्ड का पहला डाटाबेस है जीनोमिक वेरिएंट को लेकर ओरल कैंसर के ऊपर। तो क्या है ये आपको क्लियर हो गया। इट इज क्रिएटेड बाय द DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक कल्याणी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको क्रिएट किसके द्वारा किया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक कल्याणी के द्वारा जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसको कि फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.